देश भर के 60 से अधिक शहरों में सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करने के लिए वाहवाही बटोर ही रहा था। किसी बीच मुंबई में ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 141st सेशन में पीएम मोदी ने एक नई हुंकार भर दी, जहां उन्होंने सेंट्रल स्टेज से इस बात को दुनिया के सामने रखा कि भारत 2036 के ओलंपिक्स को देश में होस्ट करने के लिए दावेदारी करने जा रहा है। साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। हालांकि इससे पहले भी भारत के यूनियन मिनिस्टर फॉर INB एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर भी मीडिया के सामने ये बात साफ कर चुके हैं कि भारत 2036 के ओलंपिक्स में होस्ट के तौर पर अपनी दावेदारी के लिए बिड करने वाला है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि भारत 2029 के यूथ ओलंपिक्स को भी होस्ट करना चाहता है। दूसरी ओर इससे पहले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट थॉमस बैक भी ये बात कह चुके हैं कि 2036 का ओलंपिक ऑर्गेनाइज करने को लेकर भारत की दावेदारी मजबूत है। साथ ही इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि ये सपना भी 140 करोड़ भारतीयों का है, जो चाहते हैं कि अब वो समय आ गया है कि जब इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सुपर पावर के रूप में तेजी से आगे बढ़ते भारत और दुनिया की ऑलमोस्ट 1/5 पॉपुलेशन खुद में समेटे भारत में ओलंपिक्स जैसे ग्लोबल इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाए। लेकिन दोस्तों, कोई सपना देखने और उसे पूरा करने में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि एक सच ये भी है कि ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करना कोई आसान काम नहीं है। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े वेल्दी देश भी इससे पहले ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करने में कंगाल हो चुके हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी की इस घोषणा के साथ ही दुनिया भर के कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स भी इस ओर इशारा कर चुके हैं कि भारत जैसे डेवलपिंग नेशन के लिए ओलंपिक जैसा इवेंट ऑर्गेनाइज करना एक इकोनॉमिक ब्लंडर साबित हो सकता है। इसी तरह साल 2009 में भारत के तत्कालीन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनमोहन सिंह गिल भी ये बात कह चुके थे कि इंडिया इज टू पुअर टू बिड फॉर ओलंपिक्स। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर भारत ओलंपिक का होस्ट बनना अफोर्ड कैसे कर पाएगा? क्या वाकई आज के भारत में वो सक्षमता और फाइनेंशियल स्टैंडिंग है कि वो आने वाले 10 सालों में इतना भारी भरकम खर्च उठा सके, या फिर भारत की लंबी छलांग की ये कोशिश उनकी एक ऐतिहासिक भूल साबित होगी, जहां भविष्य का ये सपना भारत को एक एक्सटर्नल डेट ट्रैप में फंसा देगा? तो चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दैट हाउ इंडिया कैन अफोर्ड टू होस्ट ओलंपिक्स 2036। आज का ये वीडियो यूपीएससी जीएस मेंस पेपर 3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, द मिंट द्वारा प्रेजेंटेड इस ग्राफ पर नजर डालिए, जो 1996 से लेकर अब तक ऑर्गेनाइज हुए ओलंपिक्स के कॉस्ट को दिखाता है। इसे देखकर आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि हर एक ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करने में कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आता है, जहां मेजॉरिटी एक्सपेंसेस अलग अलग इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और स्टेडियम्स को बिल्ड करने और एथलीट्स और टूरिस्ट के मैसिव इन्फ्लक्स को केटर करने के लिए लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज को अपग्रेड करने में किया जाता है, जो राइजिंग इन्फ्लेशन और इन इवेंट्स में बढ़ते टूरिस्ट इन्फ्लक्स के बीच तेजी से बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि 2036 के ओलंपिक्स को होस्ट करने में भारत को कम से कम $100 बिलियन खर्च करने होंगे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अगर हम ओलंपिक इवेंट्स की बैलेंस शीट उठाकर देखें तो हम पाएंगे कि 1960 से लेकर आज तक हर ओलंपिक ने अपने बजट को ऑन एन एवरेज 172% से ओवरशूट किया है, जो किसी भी दूसरे ग्लोबल इवेंट के कंपैरिजन में हाईएस्ट है। हालांकि ये बात सही है कि ओलंपिक जैसे इवेंट को होस्ट करना किसी भी देश के लिए सम्मान की बात होती है। साथ ही ऐसा इवेंट एक देश को टूरिस्ट और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्टैब्लिश करने का मौका देता है। मगर पास में इसी ओलंपिक ने बहुत से देशों को कंगाली के मुकाम पर लाकर खड़ा किया है। उदाहरण के लिए 1976 में हुए मॉन्ट्रियल ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कनाडा द्वारा लिए गए डेट को चुकाने में 30 साल लगे थे। इसी तरह 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में भी ग्रीस को फाइनेंशियल क्राइसिस की ओर ढकेल दिया था, जिसकी ग्रेविटी देखते हुए इसे अक्सर फॉरएवर क्राइसिस के नाम से पुकारा जाता है। जबकि 2016 के रियो ओलंपिक की भारी भरकम खर्चों को कवर करने के लिए रियो एडमिनिस्ट्रेशन को ब्राजीलियन गवर्नमेंट से $900 मिलियन का बेल आउट लेना पड़ा था। इसी तरह 2021 में हुए टोक्यो ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करवाने में भी जापान को भारी भरकम लॉस बेयर करना पड़ा था। मगर ये खर्चे केवल ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करने भर के लिए नहीं है, बल्कि ओलंपिक गेम्स खत्म हो जाने के बाद उसके लिए बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए भी देशों का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए 2014 में हुए सोची ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करने के लिए रशिया ने $55 बिलियन खर्च किए थे, जिनमें से $8.5 बिलियन
केवल बेटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेल लाइंस को बिल्ड करने में खर्च हुए थे। मगर 2014 के बाद इन रेलवे लाइंस का कोई खास इस्तेमाल हुआ ही नहीं, बल्कि सोची के लिए बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने में रशिया को हर साल 1 से 2 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च करना पड़ रहा है। यही कारण है कि 2000 में पब्लिश हुए एक एकेडमिक पेपर रिग्रेशन टू द टॉल व्हाई द ओलंपिक्स ब्लो अप ने यह बात प्रूव की थी कि कैसे 1960 के बाद से ऑर्गेनाइज हुए हर ओलंपिक गेम्स में होस्ट कंट्री के लिए होने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स लगातार कम होते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि डेटा बताता है कि ओलंपिक गेम से होने वाली इनकम एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में काफी कम है। उदाहरण के लिए 2012 में लंदन ओलंपिक में 18 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करने के बाद लंदन को केवल 5.2 बिलियन डॉलर की इनकम हुई थी, जबकि 2010 के विंटर ओलंपिक में वैंकूवर को भी 7.6 बिलियन डॉलर के एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट केवल 2.8 बिलियन डॉलर की इनकम हुई थी। मगर ये तो हम उन वेन्यूज की बात कर रहे हैं जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्टली डेवलप्ड था। अगर हम 2008 में चाइना में ऑर्गेनाइज हुए बीजिंग ओलंपिक के डेटा पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि यहां 40 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च करने के बाद भी महज 3.6 बिलियन यूएस डॉलर की इनकम जनरेट हुई थी। बल्कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रिसेंट टाइम्स में 1984 का लॉस एंजलिस गामेशी वो आखिरी ओलंपिक गेम्स थे जिन्होंने कंसिडरेबल प्रॉफिट अर्न किया था, और वो भी इसलिए कि वहां पर रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद था। यही कारण है कि ओलंपिक गेम्स के लिए बिड करने वाली सिटीज में भी लगातार कमी आ रही है। जहां 2004 के गेम्स के लिए 11 बिड्स हुई थी, वहीं 2008 के लिए 10, 2012 के लिए 9,